ओके हेलो, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। अच्छा, इनफाइनाइट लेंथ तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली कि मेरे पास एक बहुत लंबी वायर है, उसके लिए अगर थोड़े से डिस्टेंस पे मुझे निकालना है तो लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये होता है इनफाइनाइट लेंथ ऑफ अ वायर के लिए। ठीक है, बट अगर मैं एक फाइनाइट लेंथ लूं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक कंसिडर कर रहा हूँ एक वायर जिसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक फाइनाइट है, ठीक है, फिक्स लेंथ है। अब एक रैंडम पॉइंट P लूंगा, तो अगर मैं रैंडम पॉइंट P लूंगा तो वो पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, अब वो पॉइंट P कहीं पे भी हो सकता है। एक एक करके ये पूरा डायग्राम समझते हैं। पहले तो सबसे पहली बात, जो तुम रैंडम पॉइंट P ले रहे हो वो क्या है, जो तुम्हारे वायर से कितना डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे। बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कितना है, R है। स्टेप नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी चीज कि ये पॉइंट P वायर के लेफ्ट वाले हिस्से पे और राइट वाले हिस्से पे कुछ एंगल बनाएगा, मतलब एक टोटल एंगल बनाएगा। ठीक है, ये एक टोटल एंगल हो गया, बहुत सही बात है। अब तुम्हें मालूम है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम करते क्या है, हम हमेशा ये चीज करते हैं कि मैं पूरी वायर तो कंसीडर नहीं कर सकता, बट हाँ मैं क्या कंसीडर कर सकता हूं, एक बहुत ही छोटा सा एंगल, छोटा सा हिस्सा कंसीडर कर सकता हूं। उस पूरी वायर का एक बहुत छोटा हिस्सा कंसीडर कर रहे हैं जो कि क्या है, dx के बराबर है। अब वो dx के बराबर है तो अगर मान लो कि यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल है वो पूरा क्या है, d थीटा है। बेसिकली कि यहां से यहां तक ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये जो बहुत छोटा सा सेक्शन हमने लिया, बल्कि ये तो फिर भी दिखाने में बनाने में काफी अच्छा खासा बड़ा है। इस छोटे से सेक्शन में जो एंगल बन रहा होगा यहाँ पे, यहां से लेकर यहां तक, ये बहुत छोटा एंगल, इसको हम क्या बोलते हैं, d थीटा बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? तो ये हो गया कि भाई यहां से लेकर यहां तक का एंगल थीटा, फिर वो बहुत छोटा एंगल क्या हो गया, डी थीटा हो गया। और अब ये जो मेरे पास सेंटर है, अब इस सेंटर से अगर मान लो मैं इधर की तरफ जा रहा हूं तो हम मान लो कितना एंगल बना रहे हैं, बीटा एंगल बना रहे हैं। और अगर मैं इधर की तरफ जा रहा हूं तो हम मान लो कितना एंगल बना रहे हैं, अल्फा एंगल बना रहे हैं। इतनी सी बात। ठीक है, यहां लॉजिकली अगर तुम सोच के देखो कि ये जो छोटा सा सेक्शन है वो पॉइंट P पे एक क्या बनाएगा, रिपल्सिव फोर्स। देखो, हम तुम्हें मालूम होना चाहिए, ये बात मैंने काफी बार वैसे तो बता दी है कि अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात, नहीं मालूम तो पॉइंट होता है यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज पड़ा है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो वो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ कंसिडरेशन इस तरीके से होगा कि मेरे पास ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, वो उसको क्या करेगा, इस तरीके से ऐसे रिपेल कर देगा। तो ये मेरे पास जो DE है वो एक तरीके से रिपल्शन आया, बहुत बढ़िया। अब रिपेल होके वहां चला गया। अब यहाँ पे होगा क्या कि तुमने साफ साफ देख लिया कि एक चीज तुम नोटिस करोगे कि ये तुम्हारी लाइन है, यहां से ऐसे जा रही है, ये दूसरी लाइन है ये। अब खुद सोचो कि तुम लोग को ये लॉजिकली, ये चीज तुमने पहले भी पढ़ी हुई है कि ऐसे अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होता है, थीटा होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो एग्जैक्ट सेम तरीके से अगर ये वाला एंगल मेरे पास क्या होगा, थीटा होगा, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सिंपल, आई बात समझ में? तो ये तो था डायग्राम का एक्सप्लेनेशन कि हम हमेशा एक छोटा सेक्शन लेते हैं और उस छोटे सेक्शन को हम इंटीग्रेट करने वाले हैं, वही बात है। तो सबसे पहले तो DE की वैल्यू निकाल के देखते हैं। DE की वैल्यू क्या होने वाली है, सबसे पहले तो मैं एक चीज ये भी मान सकता हूं कि DQ, जब मैं अगर मान लो कि इस पूरे के पूरे वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, तो मैं उसको वैसे भी लिख सकता हूं कि अगर इस छोटे से हिस्से पे चार्ज DQ है और इसका लेंथ क्या है, DX है, तो जो लेमडा है वो DQ बाई DX के बराबर भी है। ठीक है, तो यही चीज है, यहीं से मैं लिख सकता हूं कि छोटा सा चार्ज जो उस पे होगा वो किसके बराबर होगा, लेमडा टाइम्स DX के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, अगर मैं DE की वैल्यू लिखूंगा तो फॉर्मूला तो सिंपल रहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बेसिकली K, फिर उसके बाद Q बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर का क्या मतलब है कि चलो चेक करते हैं कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, अगर मुझे ये डिस्टेंस एक तरीके से बताना है तो ये कोई बहुत ज्यादा बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। ठीक है, इसको बताने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जरा ये वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो। तो अगर इस वाले ट्रायंगल को तुम ध्यान से देखोगे तो मेरे पास ये वैल्यू कितनी है, x के बराबर है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी है, r के बराबर है। ठीक है, तो अगर छोटे से ट्रायंगल को नोटिस करने के बाद अब अगर हमें ये चीज नजर आ रही है इस तरीके से कि ये x है, ये r है, तो ऑफ कोर्स ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो डिस्टेंस कितना हुआ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को एक बार तुम क्या करोगे, स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। वही सेम चीज क्या हो रही है, यहाँ पे हो रही है। ठीक है, कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो है, अब इसका जैसे ही तुम क्या करोगे, ये रूट में था, स्क्वायर किया तो वो हट गया।
तो मेरे पास हुआ क्या कि अगर मैं dq को रिप्लेस करूंगा किससे, लेमडा dx से, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की एक तरीके से वैल्यू आ रही है। बट ध्यान रखो कि यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं उसके दो कंपोनेंट बना सकता हूँ, एक तो इस डायरेक्शन में y डायरेक्शन में, एक तो क्या है x डायरेक्शन में। तो वही हम मेथड यूज करने वाले हैं कि सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, x की वैल्यू का क्या मतलब है, यहाँ ये जो रैंडम डिस्टेंस मैं मान के चल रहा हूँ इसको, अब देखो वो मैं कैसे कह सकता हूँ, वो है r tan थीटा। फिर से सेम वही ट्रायंगल मैं उठा रहा हूँ, ये वाला जो ट्रायंगल मैंने अभी बात करी थी कि यहाँ पे मेरे पास ये जो है ये किसके बराबर है, x के बराबर है, ये किसके बराबर है, r के बराबर है, और ये एंगल कितना है, थीटा है। तो अब यहाँ पे तुम tan थीटा की वैल्यू लिखोगे तो वो किसके बराबर होने वाला है, x बाय r के बराबर। तो x की वैल्यू मैं ये भी बोल सकता हूँ कि वो r tan थीटा के बराबर। मेजरली हम ये क्यों निकाल रहे हैं, मुझे करना क्या है कि मैं x को हटा के उसको r के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ। ठीक है, खुद सोचो एग्जाम के, जब एग्जाम आएगा और क्वेश्चन दिया जाएगा या कुछ भी होगा, तो क्या तुम्हें यहां से यहां तक का डिस्टेंस कोई बताने वाला है, कोई नहीं बताएगा। तुम्हें मेजरली सिर्फ यहां से ये डिस्टेंस बताया जाता है, इसीलिए मैं x को r के टर्म्स में लिख रहा हूं। यही है कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा x की जगह मतलब dx कर दूंगा, डिफरेंशिएट एक तरीके से कर दिया, तो होगा क्या मेरे पास इसका डिफरेंशिएशन, r तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, और tan का डिफरेंशिएशन अगर तुम्हें मालूम है, अच्छी बात, नहीं मालूम तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा फिर d थीटा। बेसिकली ये रूल होता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी को जब तुम डिफरेंशिएट करते हो, जैसे मान लो अगर मैं साइन थीटा को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो पहले मैं पूरे के पूरे साइन थीटा को करूंगा और उसके बाद उसके अंदर के थीटा को करूंगा। आ रही है बात समझ में? सेम चीज यहां पे भी होगी कि अगर मैं tan थीटा को डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो पहले tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद मैं अंदर वाले थीटा को करूंगा जिसका आएगा कितना, d थीटा। ये चीज मालूम होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सही। अब ये हो गया, इसके बाद मैं इस dx की वैल्यू को उठा के यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। तो जैसे ही प्लेस करूंगा तो ये मेरे पास de की वैल्यू एक तरीके से क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा इनटू r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और यहाँ पे मैं यहाँ डिनोमिनेटर में भी x की वैल्यू को रिप्लेस करके क्या लिख रहा हूँ, r tan थीटा लिख रहा हूँ। तो वो कितना हो जाएगा, r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर। ठीक है, आ गई बात समझ में? यहाँ तो तुम्हें साफ साफ नजर ही आ रहा है कि डिनोमिनेटर में r स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो अगर r स्क्वायर कॉमन आएगा तो मैं बाहर लूंगा तो एक r से एक r क्या हो सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। तो कैंसिल आउट कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या क्या चीजें कट सकती हैं, जरा चेक करते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो डिनोमिनेटर में तुम्हें साफ साफ नजर आ रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और न्यूमरेटर में sec स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एक r से एक r कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचा, लेमडा d थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, r बचा। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो मैंने क्या किया, अभी मैंने सिर्फ de की एक छोटी सी वैल्यू निकाल ली है, अलग अलग वैल्यूज को अलग अलग तरीके से प्लेस करके एक de की वैल्यू निकाल ली। तो जैसे ही मेरे पास de की वैल्यू आई, अब हम सेपरेटली x कॉम्पोनेंट और y कॉम्पोनेंट निकालेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है अगर ये थीटा है तो थीटा के साथ वाला हमेशा क्या होगा, बेसिकली ये मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि ये de cos थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा के साथ है, और ये थीटा के ऑपोजिट है, तो ये किसके बराबर होगा, de sin थीटा के बराबर होगा। बहुत सही बात है। तो मैं साफ साफ बोल सकता हूं कि dex किसके बराबर है, de sin थीटा के बराबर है। पर अब मैं अगर मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करूंगा तो मैं लिमिट्स क्या रखूंगा, ध्यान रखना। जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मैं d थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। ठीक है, और जो मेरा d थीटा है वो इधर से इधर जा रहा है। अब मेरा इधर से इधर जा रहा है d थीटा साफ साफ। तो साफ साफ अगर मैं एंगल ऐसे नापूंगा तो वो पॉजिटिव कंसीडर होगा, और अगर मैं एंगल ऐसे नापूंगा तो वो नेगेटिव कंसीडर होगा। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि एंगल भी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो अब मैंने d थीटा को इधर माना है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन, उधर मानेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन। तो यही सेम चीज है। अगर मैं इस पूरे वायर को एक्सटेंड करूंगा, जैसे मैं ये वाला पॉइंट है और इससे मैं मैक्सिमम इधर तक जा सकता हूं क्योंकि ये मेरी लेंथ फाइनाइट है, तो यहां से यहां तक का टोटल एंगल कितना बन रहा है, साफ साफ तुम देख सकते हो कितना एंगल है, ये एंगल है अल्फा। ठीक है, ये एंगल है अल्फा, तो साफ साफ उस साइड की मैक्सिमम वैल्यू अल्फा है। बट जैसे ही मैं इसके दूसरे साइड पे आऊंगा, यानी मैं इस साइड पे आऊंगा, तो यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल है वो मेरे पास क्या है, इसके बराबर है, बीटा के बराबर। पर बीटा भी नहीं, वो माइनस बीटा के बराबर है। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरी लिमिट कहां से शुरू हो रही है, माइनस बीटा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन से लेकर कहां तक, प्लस अल्फा तक। ये हो गई मेरी लिमिट, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब लिमिट रखने के बाद तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगा, लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर, मतलब ये जो हमारे पास ये थी, तो लेमडा हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, आर हो गया, ये सब कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये साइन थीटा और ये जो मेरा डी थीटा है वो डी थीटा है ही। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो साइन का इंटीग्रेशन तुम्हें मालूम होना चाहिए वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन अगर करोगे डी थीटा के रिस्पेक्ट में तो कॉस थीटा आएगा नेगेटिव के साथ, और फिर अपर लिमिट क्या हुई अल्फा, लोअर लिमिट क्या हुई माइनस बीटा। तो पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, एक तरीके से अगर इसको पुट करोगे ना तो ये इस तरीके से आएगा कि वैल्यू क्या है, माइनस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो कॉस बीटा को पहले और अल्फा को बाद में लिख सकते हैं, तो लिखने के बाद मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, इस तरीके से कि कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो ये सिंपल सी बात है, ये मेरे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एक्स कंपोनेंट की एक्स की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, हमने ये चीज निकाल ली। देखो सेपरेटली अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू निकाली, अभी इसकी वैल्यू निकालना बाकी है। तो सब कुछ सेम रहेगा, मेथोडोलॉजी तो बिल्कुल सेम रहेगी, बस ये क्या कंपोनेंट था, ये एक तरीके से साइन कंपोनेंट था। अब ये किसके बराबर होगा, डीई कॉस थीटा के बराबर होगा। तो साफ साफ ये बोल सकते हैं कि ये मेरे पास क्या है, डीई कॉस थीटा के बराबर है। और ये बराबर रखने के बाद अगली चीज क्या है कि मेरे पास एंगल जो है वो कहां से शुरू हो रहा है, माइनस बीटा से प्लस अल्फा की तरफ। लिमिट्स तो बिल्कुल सेम है, फिर से इंटीग्रेशन करते समय लेमडा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर सब बाहर आ गया, कॉस थीटा डी थीटा। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस साइन होता है, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस और कॉस का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन, ठीक है। लिमिट्स वही, बट इस बार रखोगे तो ये क्या आएगा, एक तरीके से साइन अल्फा माइनस ऑफ माइनस साइन बीटा, ऐसा आ जाएगा। तो साफ साफ ही क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा के बराबर हो जाएगा, जो कि तुम्हें साफ साफ फॉर्मूले में भी नजर आएगा। तो हमने ई वाई की वैल्यू क्या निकाल ली, सेपरेटली लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा निकाल ली। ये हो गया हमारा तरीका इलेक्ट्रिक फील्ड वाई की डायरेक्शन में निकालने का। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो वाई के डायरेक्शन में अलग तरीके से और एक्स की डायरेक्शन में अलग तरीके से तुम्हें निकालना पड़ेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, तुम्हें यही तरीका इस्तेमाल करना है। अब वही है कि अब तुम्हारे पास अगर मान लो डी एक्स की वैल्यू है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की डायरेक्शन में और वाई की डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट निकालने का तो साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है कि क्या, अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर अंडर रूट ई वाई स्क्वायर। बेसिकली अगर दो वेक्टर हो, ए वेक्टर ऐसा बी वेक्टर ऐसा, और दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल होता है तो रिजल्टेंट साफ साफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ये तो सिंपल फॉर्मूला है। तो हमने जो दो वैल्यूज निकाली उनका स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, रूट लगा दोगे, तुम्हारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। बट सही बोलूं तो उनको ऐसे डायरेक्ट पुट करोगे ना तो कोई बहुत खास फॉर्मूला तुम्हारे पास आता नहीं है ना। इसलिए अभी के लिए इतना रखो कि हाँ रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं, बाकी सिचुएशन क्वेश्चन के हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज एंगल, अब मान लो तुम्हें एंगल निकालना है तो यहाँ पे हम एंगल निकाल रहे हैं tan गामा, बेसिकली एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद ई वाई। कि अगर मान लो कि मैं मान के चलता हूं कि ये जो डी ई है, ये अगर मान लो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, गामा एंगल बना रहा है, ऑल दो वो थीटा ही एंगल बना रहा है, बट मैं यहाँ कंफ्यूजन से हटने के लिए, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो भाई थीटा क्या है ये क्या है वो है, मिक्सअप ना हो, अलग से कर लेते हैं कि चलो मान लो अगर ये क्वेश्चन, ये सिचुएशन भी ना हो तुम्हारे पास, अगर तुम्हें बताना है कि एंगल बना रहा है जो y कंपोनेंट के साथ, तो उसको अगर मैं गामा मान लूं तो y कंपोनेंट के साथ बनाएगा, तो चेक कर सकते हो साफ साफ, यहाँ पे ये आएगा मेरे पास एक तरीके से, अगर ये ex है तो ये भी ex है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है ey है। तो यहाँ अगर तुम किसकी वैल्यू लगाओगे, tan गामा की वैल्यू लगाओगे तो किसके बराबर होगा, ex बाय ey के बराबर, ठीक है। आगे बात समझ में। तो तुमने एंगल भी निकाल लिया किसके रिस्पेक्ट में, ई वाई के रिस्पेक्ट में, ये चीज भी निकाल ली। अब जैसे इसके स्पेशल केस देखते हैं, स्पेशल केस बोलने की जगह मैं इसको एज अ क्वेश्चन ट्रीट करूंगा कि अब मैंने ई एक्स और ई वाई की वैल्यू निकाल ली, मुझे पता है ये रही ई एक्स की वैल्यू, ये रही ई वाई की वैल्यू। अब मैं कंसिडर कर रहा हूं कि मेरे पास एक इनफाइनाइट वायर है। अब तुम बोलोगे ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं, हाँ बिल्कुल कर चुके हैं, एक बार इससे भी करके देख लेते हैं कि इनफाइनाइट वायर की अगर मैं बात करूं तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस r है। ऑफ कोर्स मेरे पास फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये यहां तक एंगल कितना बनाएगा, यहां एंगल कितना बनाएगा। अब ये लाइन इतनी बड़ी है कि यहां से यहां तक तुम लाइन खींचोगे खींचोगे खींचोगे, वो कभी होगी ही नहीं। तो साफ साफ यहां पे भी वो एंगल कितना बनाएगा 90, और यहां पे भी एंगल कितना बनाएगा 90, क्योंकि वायर ही इनफाइनाइट है, बहुत बड़ी वायर है, ठीक है। तो अगर वायर बहुत बड़ी है तो अल्फा की वैल्यू भी और बीटा की वैल्यू भी 90 डिग्री होने वाली है, π/2 हो जाएगी। तो π/2 होगी तो यहां अगर तुम नोटिस करोगे ई एक्स की वैल्यू अगर निकालूंगा तो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा,
कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, कॉस बीटा की वैल्यू कॉस 90 भी 0 होता है, ये भी कितना होता है 0 होता है, 0 माइनस 0 0, पूरा ही मेरा आंसर कितना हो गया 0 हो गया। तो ई एक्स की वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0, पूरा ही मेरे पास 0 हो गया, ठीक है। बट वही अगर मैं इस केस में बात करूं तो साइन 90 की वैल्यू भी होती है 1, साइन बीटा की वैल्यू भी कितनी होती है 1 होती है, मतलब अल्फा बीटा दोनों 90 90 है, तो साइन 91 साइन 91, तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, एड अप करने के बाद ये दोनों मुझे क्या देंगे 2 देंगे, और 2 देंगे, इस 2 से मैं ये वाला 2 कैंसिल आउट कर दूंगा, क्या बनेगा फॉर्मूला लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और ये बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। क्यों गलत नहीं है, क्योंकि हमें साफ साफ अच्छे से मालूम है कि अगर मैं बात करूं किस चीज की, कि भाई एक इनफाइनाइट वायर की आर डिस्टेंस पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता था, और वो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से एक ही डायरेक्शन होती थी, यानी x में कोई वैल्यू ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ y में वैल्यू, और बिल्कुल सही वैल्यू है, और वो चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो एक तरीके से जेई में एडवांस में तरीके से आराम से पूछ सकता है। देखो कैसे, कि अगर मान लो मैं एंड ऑफ लाइन चार्ज पे हूं, कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पर ये मेरे पास एक इनफाइनाइट वायर है, बहुत ही बड़ी वायर है, इनफाइनाइट, ठीक है। पर इनफाइनाइट वायर का मैं एक एंड पे तो एक एंड मुझे उसका मालूम है, बट दूसरी एंड से वो इनफाइनाइट है। अगर वो दूसरी एंड से इनफाइनाइट है और एग्जैक्टली इसी एंड से रैंडम पॉइंट पी ले रहे हो जो तुम्हारे पास आर डिस्टेंस पे है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी, वो चीज तुम्हें निकालनी है। तो निकालने के लिए इस केस में क्या होगा कि यहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम देख सकते हो कि एक एंगल तो मेरे पास कितना बनेगा 90 डिग्री, यानी अल्फा बनेगा 90 डिग्री, और दूसरा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, तो उसमें कोई एंगल नहीं, वो 0 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। ये चीज है। तो अब मेरे पास अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू आ गई, तो अगर मैं एक्स की डायरेक्शन में निकालूं तो कॉस बीटा मेरे पास कितना आएगा कॉस 0 जो कि 1 होता है, और कॉस अल्फा मेरे पास कितना आएगा कॉस 90 जो कि कितना होता है 0 होता है। तो 1 माइनस 0 1 ही आ गया, और फाइनली आंसर भी कितना आ गया लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, बिल्कुल 1 माइनस 0 1 आया। सेम चीज हम y में भी कर सकते हैं, कि अगर मैं क्या करते हैं y की डायरेक्शन में डालूं तो मेरे पास क्या हो गया, अल्फा की वैल्यू 90 और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। पुट करते ही हमारे पास क्या आएगा, साइन 90 तो 1 होता है और ये कितना होता है 0, फिर से सेम वैल्यू आएगी मेरे पास लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यानी हमारे x के डायरेक्शन में भी और y के डायरेक्शन में भी दोनों में ही क्या आ रही है, वैल्यू सेम आ रही है, लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही है। हाँ, इस केस में तुम रिजल्टेंट भी निकाल सकते हो, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, बेसिकली इसका भी स्क्वायर करके अंडर रूट, इसका भी स्क्वायर करके अंडर रूट, सब सेम रहेगा। बेसिकली इसका भी स्क्वायर हुआ तो ये बाहर आ जाएगा, इन सब का स्क्वायर हुआ बाहर आ जाएगा, बचेंगे क्या, ये 4 4, ठीक है। तो ये जो 4 4 है ये हमें क्या देंगे, एक तरीके से स्क्वायर करोगे तो एट द एंड सॉल्व करके 2√2 आएगा, चाहो तो चेक कर लो, है कि नहीं। तो मेरे पास सारी चीजें आ गई, और स्क्वायर करके ऐड करके रूट लगाओगे तो मेरे पास ये रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी। मैं क्या कर रहा हूं, इसका स्क्वायर करके ऐड और इसका स्क्वायर करके ऐड, इतना तो तुम कर ही सकते। अब मान लो मुझे एंगल निकालना है, तो मैंने तुम्हें इतना बोला कि तुम ना सिचुएशन भूल जाओ, पूरी तरीके से भूल जाओ, कोई याद ही नहीं रखना। मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुम्हें एंगल निकालना है तो एंगल निकालने के लिए क्या है कि tan गामा, ये गामा जो एंगल है वो किसके रिस्पेक्ट में बनाता है, ई वाई के रिस्पेक्ट में, तो वो कितना हो जाएगा फॉर्मूला ई एक्स बाई ई वाई, ये मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब तुम साफ साफ नोटिस कर सकते हो कि मेरे पास जो ई एक्स की वैल्यू है और जो ई वाई की वैल्यू है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। तो जैसे ही तुम tan गामा निकालोगे, गामा एक एंगल है ई वाई के रिस्पेक्ट में, तो साफ साफ तुम करोगे ई एक्स बाई ई वाई, और दोनों की वैल्यू क्या है, बिल्कुल सेम है। अगर वैल्यू सेम है तो आंसर कितना आएगा 1, और tan की वैल्यू 1 कब होती है, जब मेरे पास एंगल कितना होता है 45 डिग्री। तो साफ साफ क्लियरली हम बोल सकते हैं कि जब मैं यहाँ बात करूंगा ये मेरा रिजल्टेंट जो है, तो जो रिजल्टेंट है वो क्या करेगा, ई वाई के साथ भी 45 डिग्री बनाएगा और ई एक्स के साथ भी 45 डिग्री बनाएगा, बस इतनी सी बात है। तो फाइनाइट वायर के केस में इतना ही है ना। इस पे एक बार तुमने डेरिवेशन समझ ली, सिचुएशन समझ ली, तो क्वेश्चन तो बहुत आसान हो जाता है। बट यही है कि इसकी डेरिवेशन कभी कभी कंफ्यूजिंग लगती है। अब समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।